छोटे बच्चे कितने भयंकर बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, क्यों? उनका अभी क्या कर्मा है? कुछ नहीं, अभी तो छोटे हैं। यही तो बात है, यही तो समझने वाली चीज है। उन्होंने पहले से ही सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। कर्मा को बिना भुगते भी काटा जा सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो भुगतना है, और आप बोल रहे हो कि उसको काटा भी जा सकता है। आज की तारीख में भी ब्लैक मैजिक होता है? बहुत ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा केसेस, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा केसेस आती हैं ब्लैक मैजिक की। तो हमारे पुरख, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, वो अगर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त करा है तो क्या वो आपके गार्डियन एंजल्स बनते हैं? गार्डियन एंजल्स बनेंगे। तो ये क्या चीज़ होती है और वो कैसे आपको गाइड करते हैं? इनकी एक प्रॉब्लम आती है जो करियर में, कि करियर में ये लोग बहुत ज़्यादा फेलियर को फेस करते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं, हार मान जाते हैं। आजकल के अगर देखें तो सुसाइडल भी बहुत ज़्यादा इसके लिए बढ़ गई है। मैं साइकेट्रिस्ट के पास मम्मा लेके हाँ। जाओ ना, ऐसे डिमांड करते हैं। हाँ, आजकल के वो बच्चे मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं। क्यों गुजर रहे हैं? इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि हमारे जो सोसाइटीज़ है ना, सोसाइटी के जितने नॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। वेलकम Dorothy Das ma'am to our Psychic Soul. नमस्कार। So this will be our first episode in Hindi. So viewers, please check the captions. So Dorothy ma'am, I'm connected with you since very long, and she's a very good psychic reader. She instantly can gauge what is happening with you. But let her introduce herself. So ma'am, please introduce yourself. ज़रूर। नमस्कार, मैं डोरोथी दास, मैं कोलकाता से हूँ। मैं एक साइकिक रीडर भी हूँ और साथ में मैं टैरो रीडर भी हूँ, साथ में मैं एक हीलर भी हूँ और ऑकल्ट साइंस की सारी जो टेक्निक्स होती है वो भी हूँ, और साथ में कनेक्टिविटी बनाना स्पिरिचुअलिटी के साथ, हायर पावर्स के साथ, आकाशिक रीडिंग के साथ, इन सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनिस्ट की तरह काम करती हूँ। और बाकी तो उन्होंने वो कह भी दिया हमको कि मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हूँ, तो बाकी आगे आप लोग सब सुनिए, जानिए और देखिए। बाकी बहुत कुछ आज टॉपिक है, हम लोग कहने जा रहे हैं, बहुत कुछ नए टॉपिक्स भी है जो इन्फॉर्मेशंस हम लोग आज सबको देने जा रहे हैं। सो अभी साइकिक सोल को लॉन्च हुए थोड़े महीने हुए और हम थोड़ा डेटा एनालिसिस कर रहे थे कि दुनिया में अभी किस टाइप के प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहे हैं। एंड टू आवर सरप्राइज, मे बी हमारे लिए सरप्राइज था, बट शायद आपको तो पता होगा, मोर देन 80% प्रॉब्लम्स आर रिलेशनशिप ओरिएंटेड। या तो किसी के साथ फैमिली में किसी का नहीं बनता है, या तो हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनता है, या बच्चे के साथ नहीं बनता है, या भाई बहन के साथ नहीं बनता है। तो आपका इसके ऊपर क्या मतलब, ऐसा क्यों होता है? वाई एक ही घर में लोग रहते हैं, मम्मी है, बेटी है, बेटी को मम्मी से प्यार नहीं मिलता है या मम्मी उसको सपोर्ट नहीं करती, ऐसा क्यों? एक्चुअली ऋषिक जी, ये बात इसलिए है क्योंकि जो भी हमारे रिश्ते बनते हैं ना इस लाइफ में, हम लोग जो भी कनेक्टिविटी है, चाहे माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, कॉलीग के रूप में, रिलेशनशिप के कपल्स के रूप में, हस्बैंड वाइफ के रूप में, जितने भी हमारे रिश्ते बनते हैं ये सारे हमारे कर्मा के अनुसार मिलते हैं। तो जिनके साथ जिस तरीके का कर्मा होता है वही हम लोग एक्चुअली या तो हम लोग भोगते हैं या तो कुछ क्रिएट करते हैं उन सभी रिश्तों के साथ। तो इसी के कारण ही हम लोग के जो अभी के समय में जो भी चीज़ें हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी ज़्यादा दिखी जा रही है कि नहीं तो प्यार नहीं मिल रहा है, अशांति होती है, मन शांत नहीं रहता है, कहीं पे भी सेटल नहीं हो पाते हैं कुछ भी। तो ये क्यों बेसिकली? तो इसलिए होती है क्योंकि कर्मा मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग यहीं पे स्टक खा जाते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं कि कर्मा एक्चुअली में है क्या। कर्मा है आपका चेतन मन, आपका एक्शन, आपका चिंतन, आपका धर्म। क्योंकि अगर हम देखें तो कृष्ण भी कर्म से परे नहीं थे, तो इंसान कैसे हम परे हो सकते हैं? तो कर्मा भगवान को भी नहीं छोड़ता, तो हम तो क्या चीज़ इंसान है, उन्हीं के ही अंश है, तो हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं?
तो यही एक चीज़ होती है कि हम लोगों को कर्म को समझना चाहिए कि एक्चुअल में कर्म होता क्या है। क्योंकि नॉर्मली मैं जब भी कभी काउंसलिंग में बैठती हूँ, लोगों को कहती हूँ कि व्हाट इज़ कर्मा एक्चुअली, आपके लिए कर्मा क्या है, तो उन लोगों को लगता है मैं तो किसी का गलत नहीं किया हूँ इस लाइफ में, तो वाई मी। एक्चुअली यही सवाल आती है कि इंसान को समझना चाहिए कि आपने तो कुछ गलत नहीं किया, तो क्यों आप इस तरीके से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, किस वजह से? आपका प्रारब्ध। क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम लोग आते हैं सोल के रूप में, स्पिरिट के रूप में, वो सभी कर्मा को कैरी करके लाते हैं और लाइफ टू लाइफ ये चलती आ रही है। ये लाइफ और डेथ का जो साइकिल चल रही है ना, ये सारे कर्मा के ऊपर ही हो रही है। बट हाँ, यहाँ से बचने का भी एक रास्ता उपाय है, बट वो बहुत ही कठिन होती है। अच्छा, सो आपने बोला कि कर्मा के कारण ही भुगतना होता है। कर्म ही प्रधान है। कर्मा दो टाइप के होते हैं ना, अच्छे भी और बुरे भी। तो अच्छे कर्मा से क्या होता है और बुरे कर्मा से? अच्छे कर्मा से आपको हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है, जो भी आपके रिलेशनशिप होते हैं उनका एक सपोर्ट होता है, प्यार होता है, आपको ऊपर ले जाने के लिए हमेशा एक अच्छा होता है। लेकिन देखिएगा, अच्छे के साथ साथ बुरा भी होता है आपके साथ। तो वो जो बुरा होती है ना, वो आपके नेगेटिव कर्मा का इफेक्ट है। चाहे आप छोटी से भी छोटी उनके साथ कर्मा करें, उनका भी आपको फल देना पड़ता है। और अगर वो कर्मा पूरा नहीं होता है तो फिर से जन्म भी लेना, फिर से आपको नेक्स्ट लाइफ में उन्हीं कर्मा को कंप्लीशन देना पड़ेगा। ये हर चीज़ एक क्रेडिट की तरह होती है। अच्छा। कि आपने लोन तो लिया है लेकिन आपने शोध नहीं किया, तो जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपको उसका भुगतान देना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हस्बैंड वाइफ, बहुत ही कॉमन चीज़, या तो हस्बैंड नहीं सुन रहा होता है या वाइफ नहीं सुन रही होती है। तो पास्ट लाइफ में ऐसा तो क्या हुआ होता है जिसके कारण उनका पहले तो ये जन्म में शादी भी होता है और फिर लड़ते हैं? एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हमें इस लाइफ में अगर हस्बैंड वाइफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले जन्म में वे हमेशा से हस्बैंड वाइफ थे। किसी न किसी रिश्ते में थे जिनके कारण उनको उनसे कुछ फुलफिलमेंट नहीं मिला। जिस तरीके का फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा, वही इसी लाइफ में सबसे क्लोजेस्ट रिश्ता में आती है। अच्छा। जितना डीप आप किसी को पेन देंगे, तो वो सबसे क्लोजेस्ट फॉर्म में आपके पास आएगी। रिश्ते में, ताकि वो आपको ज़्यादा भुगतान करवा पाए। अच्छा। ऐसा नहीं है जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि जन्म से बच्चे, आजकल छोटे छोटे बच्चे कितने भयंकर बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। क्यों? उनका अभी क्या कर्मा है? कुछ नहीं, अभी तो छोटे हैं। यही तो बात है, यही तो समझने वाली चीज़ है। उन्होंने पहले से ही सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि ये जो लाइफ मुझे मिल रही है आपके तरफ से, इस लाइफ में जाके मुझे ये चीज़ें भुगतनी है, क्योंकि मैंने ये पेन ऑलरेडी सबको दिया है। सो जो दिया है वो वापस लेना पड़ेगा, वापस आपको मिलना पड़ेगा। यही है लॉ ऑफ कर्मा। तो अभी आपने जो बात करी सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या होता है और वो कब होता है और क्या होता है? ओके फाइन, ये बहुत अच्छी टॉपिक है आपके लिए। तो सोल की जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, बेसिकली जब कोई सोल या स्पिरिट फिर से जन्म लेता है, बर्थ लेता है, रीबर्थ लेना होता है डेथ के बाद। ये नहीं है कि अभी डेथ हुआ है और तुरंत ही वो जन्म लेंगे, नहीं। उनका एक टाइम फ्रेम होती है। उनको फिर वहाँ पे भी बहुत सारे टास्क करनी पड़ती है। जो हमारे आयाम्स होते हैं, उनमें सारे स्पिरिट्स, सोल्स वहाँ पे जाके अटकते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ पे काम होती है। उनको सारी चीज़ों को दिखाया जाता है, आपका ये कर्मा का लिस्ट है, आपने ये किया है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब कुछ। तो उनको जब दिखाया जाता है ना, तब उनको भी समझ में आता है कि मैंने क्या गलत किया है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को समझ में आती नहीं है कि हम किसी से गुस्सा कर रहे तो क्यों कर रहे हैं, हम किसी से प्यार कर रहे तो क्यों कर रहे हैं। ये हम लोग को समझ नहीं आती है। ये हमारे इमोशंस, हमारी जो एक्शंस होती है यहाँ पे, वो करवाती है। तो हमारे सोल माइंड्स की तरफ से हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, हम लोग उसी तरीके से कार्य करते हैं। तो जब कार्य करते हैं तो उसमें हम लोग गलत और सही की जो फ़र्क होती है ना, बहुत एक मात्रा कहते हैं ना कि एक सूते की तरह होती है। मतलब जो सूता होता है ना, उसकी तरह होती है एकदम से। तो इतना बारीकी का फ़र्क होता है, लेकिन वही समझना बहुत मुश्किल हो जाती है एक इंसान के लिए, क्योंकि समझ की कमी एक इंसान के अंदर पहले से ही होती है।
जिन्होंने ये समझ सीख लिया तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है इस लाइफ को हैंडल आउट करना या कंट्रोल करना। तो ये जो सारी चीज़ मैं बता रही हूँ, ये सारी चीज़ आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट में भी दी जाती है कि आपके पास चॉइसेस होगी कि आप सही चॉइसेस को ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे, ये आपका एक्शंस डिफाइन करेगा। अगर आपको चांसेस भी दी जाएगी एक टाइम फ्रेम के बाद, मतलब जब मान के चलिए कि हम लोग कहते हैं ना कि इसका पाप का घड़ा पुण्य हो गया, इसका पुण्य का घड़ा कंप्लीट हो गया, तो इसके लिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई पहले से ही तकलीफ भुगतते हैं, बाद में जाके वो सुख भुगतते हैं, और कोई पहले सुख भुगतते हैं बाद में। क्यों? पारत की जो होती है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही हिसाब होती है, उसको चॉइसेस मिलती है सोल को और स्पिरिट को। अच्छा। कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमको पहले भुगतना है या बाद में भुगतना है। अच्छा। इट्स योर चॉइस। जिनका सबसे ज़्यादा सोल अगर प्योर सोल रहा, जिनको जो हम लोग कहते हैं कि जो ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीबी सोल होते हैं, उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट को ईश्वर ही संभालते हैं। अच्छा। तो डिसाइड ईश्वर ही कर देते हैं। ईश्वर ही करते हैं, वो पूरी तरीके से कर देते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसे कहते हैं कि कृष्ण भगवान, क्योंकि वो आते हैं यहाँ पे उद्देश्य लेके काम करने, है ना। तो जब वो काम करने आते हैं तो ये पूरा ईश्वर के हाथ में ही होती है, सारे प्लान वो पहले से ही करके काम आती है। ये जो प्लान चीज़ें होती है इसको ही सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सो एज अ नॉर्मल ह्यूमन जो पुराने सोल नहीं है, तो जो नए सोल्स है उनको चॉइस दी जाती है। उनको चॉइस, अब चॉइस में जो चॉइसेस उन्होंने सिलेक्ट करी है, वो जब उनका जन्म होता है वो तो सब भूल जाते हैं। सब भूल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेमोरी से वो जब भी पृथ्वी में आते हैं ना, पृथ्वी का हम लोग का जो ये 3D आयाम है, ये 3D आयाम में जब भी हम लोग आते हैं, यही जगह सबसे बड़ी माया का जगह है। पृथ्वी को कहा जाता है माया का क्षेत्र, माया नगरी, एकदम माया नगरी है। और यही माया में आके हर इंसान सब कुछ भूल जाता है, बह जाता है, पूरी तरीके से बह जाता है एकदम। ऐसा क्यों? क्यों फिर भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसको वो बंदे तक, उसको पहले तो उसकी मेमोरी में कुछ होता नहीं है, उसको तो ब्लैंक करके भेजते हैं। अनुभव होते हैं तब उसको एहसास होता है, अच्छा ये गलती करी और यही कॉन्ट्रैक्ट था। वो गलती करने के बाद ही समझ आता है, पहले से अगर समझ आएगा तो बंदा गलती करेगा ही नहीं। पहले से अगर चीज़ें समझ में आ जाएगा तो वो कभी चीज़ों की वैल्यू नहीं समझेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है और जिद करता है कि मम्मी डैडी को मुझे ये लाके दो, और मम्मी डैडी तुरंत दे देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती है। जब आप उस चीज़ को अर्न करेंगे ना तो उसकी वैल्यू आपके पास बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका उसमें जी जा कहते हैं कि जो हमारे मन की इच्छा शक्ति सब कुछ हम लोग लगा देते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। तो जो चीज़ को पाने के लिए उतनी सब एनर्जी हम वहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, तो उस चीज़ जब हम लोगों को मिलेगी तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ को सिखाते हैं, क्योंकि वो पिता माता है। जैसे हमारे यहाँ पे पिता माता हम लोगों को हर चीज़ को सिखाते हैं कि ये सीखो वो सीखो, जैसे वैल्यू सिखाते हैं, डांटते भी है, वैसे वो भी करते हैं। सही बात है। और कई बार ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो लेट्स से पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाज अ विक्टिम और नाउ वाइफ इज़ अ विक्टिम, तो और वाइफ को लगता है कि मैंने तो ऐसा क्या करा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो अब हो गया भुगता, फिर उसको ये क्लियर कब होता है, मतलब वो क्लोज कब होता है? ये क्लोज जब होगा क्योंकि आपको वो कर्मा को फॉरगिव भी करना होता है कि मैंने ये कर्मा, मुझे जो मिला इस लाइफ में, इस लाइफ का मैंने कंप्लीशन कर दिया, मैंने अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया। तो नाउ मैं इस इंसान के साथ भी, देखिए अगर जितने भी हो, हम लोग फिजिकल रिलेशन में हम लोग के पास ग्राजेस होती है, हम लोग बोलते हैं कि हाँ चलो माफ़ कर दिया, बट एक्चुअली में क्या दिल से माफ़ी होती है? अंदर से कुछ रह जाता है, कुछ रह जाता है, कुछ रिवेंज, कुछ ऐसा लगता है कि नहीं चलो उसका कुछ हो जाए, लगता है। लेकिन यही चीज़ हम लोगों को फिर से कर्मा ऐड ऑन करवा देती है। अच्छा, तो उसका मतलब है कभी भी किसी के साथ हो तो उसको पूरा छोड़ देना है, पूरा रिलीज करना है कि ठीक है, हो गया, मैंने अपना हिस्से का जो देना था मैंने दे दिया, अब बाकी की जो फैसला है वो तेरा है, तू समझ, बस सरेंडर कर दो, रिलीज कर दो, फॉरगिव कर दो। सो अभी आपने पहले एक चीज़ स्टार्टिंग में कहा था कि वो कर्मा को बिना भुगते भी काटा जा सकता है।
ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो भुगतना है, और आप बोल रहे हो कि उसको काटा भी जा सकता है। चॉइसेस दी जाती है इंसान के पास, अच्छा। क्योंकि इंसान जो है वो ईश्वर के सबसे श्रेष्ठ है और उनके पास ही, क्योंकि देखिए भगवान भी इंसान के रूप में ही आती है, वो तो और भी किसी रूप में आ सकते हैं, क्यों यहीं आते हैं? कि इंसान के पास वो सारे परमिशंस, वो सारे ज्ञान होते हैं। तो अब अगर मैं बोलूँ कि कर्मा को काटना, उन चीज़ों को, तो वो कैसे? मेन चीज़ें होती हैं कि अगर आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट पता चले, पहली बात तो आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट पता करना होती है कि आप पहले जाओ किसी ऐसे सोल पर्सन के पास जो सच में नॉलेजेबल है कि आपको सही तरीके से सोल कॉन्ट्रैक्ट बता पाए। आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट को जानो एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट को सोचो कि उसको कॉर्ड कटिंग कैसे करना है। उस बंदे के साथ आपका जितने समय का कर्मा आपका एड ऑन है, उस समय को पकड़ के आप उसकी कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हैं। सो ये कॉर्ड कटिंग क्या होता है? कॉर्ड कटिंग एक तरीके का एनर्जी फॉर्म है जिसको हम लोग मेडिटेशन या जैसे कि योग मार्ग कहा जाता है, उसमें हम लोग को सिखाया जाता है। ये एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है। जैसे कि हम लोग हम आपसे जुड़े हैं तो किसी न किसी संबंध से जुड़े हैं ना, तो ये जो संबंध है, ये संबंध में आपके साथ मेरा एक नेगेटिव कर्मा मान के चलिए कि अभी क्रिएट हुई है, जो चीज़ हमको अच्छी नहीं लग रही है, हम चाहते हैं कि ये एक संबंध अच्छा बने, तो मैं नेगेटिव जो कर्मा है उसको कट ऑफ करके, सरेंडर करके मैं पॉजिटिव कर्मा को ऐड ऑन करना चाहती हूँ। ये एक्शन से होती है, एनर्जी को क्रिएट करके होती है, ध्यान मार्ग से होती है, तब जाके ये होती है। सो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है घर में और उसको हील करना है, तो वो नेगेटिव कर्मा को आपने बोला कॉर्ड जो है उसको कट करो और पॉजिटिव कॉर्ड को जोड़ दो। क्योंकि देखिए अब शादी हो चुकी है, अब बच्चे हो चुके हैं, हम तो नहीं कह सकते कि भाई तुम छोड़ दो, तुम डिवोर्स ले लो, तुम ये कर दो, वो कर दो, ये तो एक सोल्यूशन नहीं है। तो ईश्वर ने हर चीज़ की सोल्यूशन दे के रखी है। तो ये एक आम इंसान को कैसे पता रहेगा कौन से कॉर्ड कट करने हैं और कौन से उनका तो बस की ये बात है ही नहीं। उनके लिए उनको पहले तो ये सारे टेक्निक सीखना, ये सारे जो प्रोसेस होती है, ये सारे टेक्निक सीखना, सोल कॉन्ट्रैक्ट को सीखना, कैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट से रीड की जाती है, कैसे आकाशिक देखी जाती है, पास्ट लाइफ कैसे देखी जाती है, ये सारी चीज़ों को, प्रोसेस को सीखना। लेकिन अगर आप एक साधारण इंसान इतना समय नहीं दे सकता, राइट, तो जो लोग जानते हैं इन सारे प्रोसेस को, उनके पास जाए, वो सारे प्रोसेस कर देते हैं उनके लिए। जैसे कि मैं भी हूँ, मैं भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में कॉर्ड कटिंग करके उन सब चीज़ों का काम करती हूँ, और ये इससे आपका नेगेटिव कर्मा भी नहीं क्रिएट होता है। ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक पॉजिटिव वे आउट है। तो इसमें क्वेश्चन है, तो क्या हर तरीके की चीज़ों को काटा जा सकता है? नहीं। ऐसा क्यों? और मैंने पहले कहा था सोल कॉन्ट्रैक्ट में दो तरीके की चीज़ होती है। एक होती है जो नए सोल है उनको चॉइसेस मिलती है, जिनको चॉइसेस मिली है वही काट सकता है। जिनको चॉइसेस नहीं मिली है, जो पुराने सोल्स है, जिनको कंप्लीशन देनी ही है, जिनको यहाँ पे अपना कार्य करना ही है, तो वे नहीं कर सकते। और ये भी रीडिंग में पता आपको लग सकता है कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। सो मतलब उसको ऐसा कह सकते हैं कि ये काटने का परमिशन नहीं है और ये काटने का परमिशन है। तो ये आपको ऑप्शन दी जाती है तब। तो उसमें ऐसा भी होता होगा ना कि थोड़ा भुगतने के बाद परमिशन आता है, थोड़ा नहीं भुगता है तब तक नहीं आता है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अगर आपने वो सही तरीके से भुगत लिया, मान के चलिए कि आपने सही कर्म कर लिया, आपने भुगत रहे हैं लेकिन आप फिर से कंप्लेनिंग कर रहे हैं, ईश्वर को दोष दे रहे हैं, आप दूसरे को दोष दे रहे हैं, तो ये एक्चुअली में आप भोग नहीं रहे। नया नेगेटिव कर्म आपका एड ऑन होते जा रही है, आपका एक्शंस हो जा रहा है। एक्शंस क्या है? थॉट्स में भी हम लोग एक्शंस कर्मा होती है। आपके चिंतन में भी कर्मा होती है। मतलब एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, मान के चलिए अभी मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्रेम से बात कर रही हूँ, लेकिन मन में मेरे लिए आपसे अच्छी वो चीज़ें नहीं आ रही है, तो मन में मेरी थॉट चल रही है ना, तो वो थॉट भी आपके प्रति मेरा क्या हो रहा है? नेगेटिव थॉट जा रही है, तो वो भी मेरे लिए नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रही है। तो थॉट छोटी सी, इतनी छोटी चीज़, यहाँ तक कि खुद के लिए भी, जैसे कि कोई इंसान खुद को भी जैसे कोसते हैं, खुद को कहते हैं अरे यार मेरा तो ये हो रहा है, मेरा तो वो हो रहा है, ये भी नेगेटिव कर्म है। इसीलिए बोला जाता है ना कि अगर आपका सही नहीं चल रहा है,
स्पेशली मैंने सुना है बिजनेस में कि बिजनेसमैन को बोला जाता है कि भले तेरा बिजनेस अभी अच्छा नहीं जा रहा है बट ऐसा बोलो कि अच्छा ही जा रहा है। एकदम मस्त में रहो, मस्त मौला रहो। जैसे साधु संत कैसे रहते हैं, मस्त मौला, दुनिया जिंदगी जैसे चल रही है लेकिन वो मस्त मौला रहते हैं। तो इनके अंदर कितनी पॉजिटिविटी होती है। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक एक पॉजिटिविटी थॉट्स में लाएंगे, वही आपकी एनर्जी वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। क्योंकि हर एक जो शब्द होती है उनकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, उनकी एक एनर्जी होती है। अब जिस तरीके का आपका वर्ड्स है, जिस तरीके का आपका फ्रिक्वेंसी क्रिएट होगा, उसी तरीके का एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग में होगा। अगर मान के चलिए आप एक नेगेटिव वर्ड्स को बार बार रिपीटेड पैटर्न में कर रहे हैं, तो वो क्या हो रही है, वो बार बार वाइब्रेशन मिल रहा है उसको, नेगेटिविटी को, तो वो आपके सराउंडिंग में नेगेटिविटी को ही क्रिएट करेगी। अगर वही जगह आप एक पॉजिटिव थॉट्स को अगर अफर्मेशन करें या बार बार काउंट करें या बार बार फ्रिक्वेंसी दे, तो आपके सराउंडिंग में पॉजिटिव एनर्जी ही क्रिएट होगी। आपका जो चीज़ बिगड़ना था, आपका वो चीज़ भी सुधर जाएगा। यही कहता है एक्शन, यही कहता है कर्मा, कि चिंतन से भी कर्मा आप चीज़ों को बदल सकते हैं। बहुत बढ़िया। और आपने एक बात और कही, ओल्ड सोल्स और न्यू सोल्स, तो ये क्या डिफरेंस रहता है? ओल्ड किसको कहा जाता है और न्यू किसको कहा जाता है? ओल्ड सोल्स अगर मैं कहूँ, बेसिकली सोल्स जो न्यू होती है ना, वो बेसिकली स्पिरिट में आती है, वो सोल्स में नहीं आती है। ओल्ड जो होती है वो सबसे ज़्यादा सोल्स में आती है। अगर देखा जाए तो अभी के समय में मैक्सिमम के पास तो सोल भी नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे हाल ही फ़िलहाल में मैं कुछ चीज़ों में काम कर रही हूँ जिनसे मुझे ये सारे इन्फॉर्मेशंस मिली है कि एक ह्यूमन जो हमारे यहाँ पे फिज़िकल स्ट्रक्चर में आते हैं, तो उनके अंदर एक्चुअल में होती क्या है। हम लोग कहते हैं सोल होती है, एक्चुअल में सोल नहीं होती है। सोल तो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म है, बेसिकली स्पिरिट होती है। तो ये डिफरेंस क्या है, नहीं समझ आया। स्पिरिट जो है वो मान के चलिए लोएस्ट फॉर्म में आती है, ठीक है, और सोल जो होती है वो हायर फ्रीक्वेंसी में आती है। ईश्वर के बाद आती है सोल्स, जो ईश्वर के कार्य में काम करता है, जो बेसिकली इस युग से नहीं, पिछले कई युगों से, मतलब सतयुग से ही कांस्टेंट आ रहे हैं इस धरती को बैलेंस करने के लिए। और ये बहुत सारे टीम्स होते हैं, जिसको हम लोग, अगर आप वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे, जिनको हम लोग स्टार सीड्स, स्टार सोल्स कहते हैं, नक्षत्र से आते हैं। अगर मैं वैदिक में देखूँ तो हमारे जो सप्त ऋषि हैं, इनके ही वंशधर हैं। तो स्पिरिट, मैंने ऐसा सुना है कि स्पिरिट मतलब कोई आत्मा भी होती है जो प्रेत के फॉर्म में भी होती है। तो ये प्रेत क्या होता है, आत्मा क्या होती है? देखिए, एक्चुअल में अगर स्पिरिट को देखो, स्पिरिट ही आत्मा है, ठीक। अब जिनको हम लोग कहते हैं ये भूत प्रेत, ये जो कहते हैं, ये एक एक योनि फॉर्म है। जैसे हम लोग कहते हैं ना हमारे 64 योनि हैं, तो वैसे ही ये सारे योनि के फॉर्म हैं। प्रेत एक योनि है, भूत एक योनि है जो लोएस्ट में है, उसके बाद और भी हायर योनि हैं, जैसे कि मान के चलिए ब्रह्म राक्षस, ठीक है, फिर जैसे कि हमारे बेताल, ये सारे बहुत सारे फॉर्म्स होती है जो लोअर फॉर्म पाताल लोक में है, ठीक, हायर लोक में नहीं है। अब स्पिरिट में हमारे एंसेस्टर भी आते हैं, तो एंसेस्टर भी हमारे स्पिरिट में है। अगर हम एंसेस्टर को देखें, हमारे 3D वर्ल्ड के ऊपर की जो आयाम होती है वो हमारे स्पिरिट आयाम होती है, तो वो स्पिरिट आयाम में हमारे एंसेस्टर भी होते हैं। 3D वर्ल्ड मतलब जो हमारे पृथ्वी है, प्लांट, सबसे नीचे प्लांट्स का एक डायमेंशन हुआ, फिर एनिमल्स हुआ, फिर हम ह्यूमंस आए, सो हम लोग थर्ड डायमेंशन में आए, और थर्ड डायमेंशन से ऊपर मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स आगे ऐसे ऐसे करके डायमेंशंस है। अगर पूरे डायमेंशंस को देखें तो उसके बाद उसके नीचे भी पाताल लोक है। तो टोटल अगर हम देखें तो अभी अगर हम देखें तो जस्ट इन्फॉर्मेशन, करेंट इन्फॉर्मेशन में मैं बता रही हूँ, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। आप सोल सर्चिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो टोटल अगर हमारे आयाम देखें तो 47 होगा। अच्छा, होगा, अभी लेवल्स होगा। मैंने तो 9 तक सुना था। 47 लेवल होगा, अभी तक 28 तैयार हो रही है पोर्टल्स, 28 अभी चल रही है पोर्टल्स में, जो नए आयाम तैयार हो रहे हैं। क्योंकि अभी पृथ्वी का अगर मैं देखूँ तो जो हाल चल रहा है, तो यहाँ से जो सोल्स या स्पिरिट्स जितने भी हैं जो काम कर रहे हैं, इनको जो सेव करके रखेगा वो कहाँ रखेगा, कहाँ जाएगा? जब सतयुग में फिर से सब आएंगे तब कहाँ से लेके आएंगे? उनको रखने की जगह तो चाहिए, प्रिजर्व करने के लिए। अच्छा,
तो ये अभी ये 2005 में आपने देखा होगा बहुत सारी कैलेमिटीज़ आ रही है, जैसे कि वॉर चल रहे हैं, कहीं पे ट्रेड वॉर चल रहा है, कहीं पे फ्लाइट अचानक से सारे पैसेंजर मर जाते हैं सिवाय एक के। तो ये अभी क्यों इतना ज़्यादा होने के कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके हैं हमारे कलयुग के अंत की तरफ। तो अगर ये सभी कह रहे हैं कि ये वार्निंग है, बेसिकली ये वार्निंग नहीं है, ये संहार है। ऑलरेडी संहार चालू हो चुकी है, क्योंकि एक समय के साथ इतनी बड़ी एक पृथ्वी को नष्ट करना नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ये अभी से ही प्रोसेस चालू हुई है। और ये भी तो बहुत टाइम है, राइट? अभी टाइम है, बट ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अगर मैं देखूँ कलयुग में जिनकी आने की बात है, उनकी ऑलरेडी बीज उत्पन्न हो चुकी है। कल की अवतार, राइट? हाँ। सिर्फ कल की अवतार नहीं, उनके साथ जितने भी टीम मेंबर्स ज्वाइन करेंगे वो सारे ही बीज उत्पन्न होने के प्रोसेस में चालू हो चुकी है। सारे 26 तक तो आ ही जाएंगे। फिजिकल फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में। तो बट मुझे जहाँ तक पता है कल की अवतार में के आने में अभी शायद बहुत ज़्यादा टाइम है, ऐसा नहीं है? सारे प्रोसेस चालू हो चुकी है हायर वर्जन से। यही इसलिए मैंने कहा ना, पोर्टल्स बहुत जल्दी फास्टेस्ट वे में क्रिएट हो रही है, इसलिए ज़्यादा इतनी मतलब अगर देखें चारों ओर एकदम तबाही मची हुई है। नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और यही तो कहा गया था, जितनी नेगेटिविटी बढ़ेगी उसी वक्त वो जन्म लेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए नेगेटिविटी से ही मारना ज़रूरी है। लोहा लोहे को काटता है। तो वही से ही उत्पन्न होंगे वे। सो अगर किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और उसको तो उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो भुगते या तो किसी रीडर के पास जाए, और अगर भगवान परमिशन देते हैं तो उसको वो काट सकता है। तो काटने के बाद क्या होता है? कि वो उनके कार्मिक्स में आते हैं या इसमें आते हैं। अगर कार्मिक्स कनेक्शन में आते हैं तो उनके लिए प्रोसेस थोड़ी टफ हो जाती है। तो काटने के बाद एक्चुअली क्या होता है? काटने के बाद उनकी बेसिकली पॉजिटिव कर्मा ऐड ऑन होती है। सो आप कोई एग्जांपल दे पाओगे, जैसे आपने किसी के आगे किसी केस में काम करा हो उसका एग्जांपल? तो मैं देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी जिनका शादी के बाद से ही प्रॉब्लम चल रही थी, शादी के बाद से। तो मेरे पास आए, उसके बच्चे भी हो चुके थे। बच्चे का उम्र अगर मैं देखूँ तो तब था उसका 6.5 साल बच्चा। अब उतनी छोटे बच्चे को छोड़ मतलब लेके अलग होना, क्योंकि वो नहीं रह पा रही थी। तो मुझे बोला, मैम आप कुछ भी करके इसको सही करें। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। तो पहले तो देखे कि आपके साथ इनकी कर्मा का कंडीशन है क्या। तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में जो अभी हस्बैंड है वो किसी समय में सांस हुआ करती थी, जिनको उन्होंने एकदम से नहीं देखा था। बहुत तकलीफ दी थी उनको, घर से अलग कर दिया गया था, बेटे से अलग कर दिया गया था, वृद्धाश्रम में दे दिया गया था। उनकी जो अंदर की जो आ थी ना, वो लग गई थी उनके ऊपर। तो जिसके कारण वो क्लोजेस्ट फॉर्म में फिर से रिश्ता बन के आया है, क्योंकि सारे तो डीएनएस तो हमारे फैमिलीज में ही आते हैं। तो उस तरीके से वो आए। तो मैंने बोला कि एक काम करो, पहले तो आप फॉरगिवनेस में जाओ, फॉरगिवनेस करो, आप फॉरगिवनेस करो। उसके बाद मैं आपको, क्योंकि देखिए कर्मा हम कर देंगे उनके लिए, क्योंकि वो साधारण इंसान है, उनको प्रैक्टिसेस करवाना दिक्कत है, लेकिन कर्मा उनको करवाना ज़रूरी है। नहीं तो वे भुगतेंगे कैसे? मैं उनकी कर्मा को भुगतने दे नहीं रही हूँ, तो ये तो नहीं होगा ना। उनको कर्मा करना पड़ेगा, थोड़ा भी हो उनको करना पड़ेगा। सो ये केस में वो सास थे और हस्बैंड बन के आए। हस्बैंड बन के आए, तो वो हस्बैंड वाइफ को टॉर्चर कर रहा है, और वो भुगतना है वाइफ को भुगतना है। और वो अगर वाइफ नहीं भुगतती और बोलती है मुझे डाइवोर्स दे दो, तो और भुगतेगी डाइवोर्स होने के बाद। अच्छा, क्योंकि कर्मा जब तक आपका पैटर्न या टाइम फ्रेम खत्म नहीं होता है तब तक आपको भुगतना पड़ेगा। तो उस टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं पहले तो फॉरगिवनेस में जाओ। क्लाइंट को भी एक्शन कर्मा हम लोग करवाते हैं, क्रिया करवाते हैं, ताकि उनकी जो ये ना लगे ईश्वर को कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो दूसरे से करवा दिए।
हाँ टेक्निकली अगर देखे तो उसने तो कुछ किया ही नहीं, तो वो दूसरे से करवा दिए। राइट। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ये मेरा टेक्निक होता है, मैं हर क्लाइंट से काम करवाती हूँ, उनको कुछ रेमेडीज नहीं देती हूँ। अच्छा। उनको ना तो कोई स्टोन ना तो क्रिस्टल कुछ भी नहीं देती हूँ, कुछ नहीं। मैं बोलती हूँ कर्म करो। क्या कर्म करो? माफी मांगो। आपको आपके हस्बैंड के पास जाके माफी नहीं मांगनी है, उनसे माफी मांगो जिनके नजर में आपने ये कार्य किया था। अच्छा। क्योंकि उस समय में ये सांस थे, आपने वो कर्म किया था ना, गलत कर्म किया था ना, तो उस गलत कर्म के वजह से आप उस चीज के लिए माफी मांगो। आप माफी मांगो, उसके बाद मैं कट ऑफ करती हूँ। ओके। आपकी माफी के लिए मैं आरजी लगाऊंगी। एक्चुअल में हम लोग आरजी लगाते हैं ईश्वर के सामने कि ये इस बच्चे को तू चेंज दे दे। अच्छा, जैसे ब्राह्मण होते हैं वो जब पूजा करते हैं आपके बिहाफ के ऊपर, हाँ। तो उसका फल आपको मिलता है। हाँ, तो वैसे ही उस कर्मा का इफेक्ट भी हम लोगों को मिलता है। अच्छा। हाँ। इफेक्ट मतलब जो नेगेटिव कर्मा होती है उसका भी इफेक्ट मिलता है। बट वो पूरा मिलता है या कुछ परसेंटेज में मिलता पूरा भी मिल जाता है, कभी कभी कुछ भी मिलता है, कभी कभी डिपेंड करता है कि किस तरीके का काम आप कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इसीलिए ज़्यादातर हीलर्स या ज़्यादातर ये काम करने वाले इंसान को मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये रहा है 99.99%, मैं अभी वो 0.01% मुझे मिला नहीं है कोई, उनकी पर्सनल लाइफ पूरी तहस नहस होती है। एकदम। ऐसा क्यों? मुझे ये अभी तक नहीं पता क्योंकि है। जितने भी यहाँ पे हीलर्स है, चाहे मान के चलिए ये सारे कर्म करने वाले इंसान हैं, ये एक हायर सोल्स है, हायर बींग्स है, जो आते ही हैं यहाँ पे सबका कर्म का भार लेने के लिए। अच्छा। और वही उनका काम है जो भगवान ने डिसाइड करा है। एग्जैक्टली, इनका कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होता है। अच्छा, तो फिर उनका तो लाइफ, पर्सनल लाइफ नहीं, उनको फोकस ही नहीं करना फोकस चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो जो हो रहा है उनको होने देना चाहिए अकॉर्डिंगली। बस तुमको उसमें ज़्यादा इनपुट नहीं देना है, आपको अपने कार्य में देना है। सो ऐसा कहा जाता है ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और वो संत आत्मा भी ऐसे ही करते हैं ना, साधु संत लोग एकदम भी। वही चीज है। कल खाना कहाँ से आएगा, उसकी कृपा है, उसकी कृपा है। उसको अगर खिलाना होगा तो वो कहीं से भी खिला देगा। तो ये बात होती है। थोड़ी देर पहले आपने एक और चीज पे टच किया कि जब हमारा जन्म होता है तो वो हमारे ही लीनिएज में होता है। इसके पीछे क्या थियरी है? लीनेज मतलब जो भी डीएनएज होती है, यहाँ पे डीएनए मैटर करती है। क्योंकि सारे जो मेमोरीज आपने कहा ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होता है, सारे स्टोर्ड कहाँ होते हैं, हमारे डीएनएस में होती है। पर डीएनए तो बॉडी, बॉडी के डीएनए में सारी मेमोरीज रहती है। वो तो जला दिया जाता है। लेकिन उसकी जो मेमोरीज की जो स्टोर होती है, क्योंकि वो एनर्जी है, तो सोल लेवल पे स्टोर होगी ना। हाँ, सोल लेवल पे स्टोर तो होती है। हाँ। लेकिन जब आप जन्म लेते हैं आपकी जीन से आती है ना। हाँ, जीन से आती है अलग। सो दो टाइप का मेमोरी होता है। एक सोल से जो आता है, जो हर एक बर्थ में आपके पास आया। और जिस फैमिली ने आपने जन्म लिया है उसका डीएनए भी आता है कि अगर मेरे पापा को डायबिटीज है तो मुझे डायबिटीज होगा, वो डीएनए से आया। तो कौन सा कब काम करता है और ये कैसे करता है? आपके पापा को है तो आपको भी होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए में कर्ज है। अच्छा। कर्ज क्या है? वही तो नेगेटिव कर्मा है, वही तो कर्मा का इफेक्ट है। बीमारी भी तो नेगेटिव कर्मा का इफेक्ट आती है, कैरी फॉरवर्ड। मतलब किसी को डायबिटीज है और आगे से चलता हुआ आ रहा है, तो वो कोई कर्ज है जो आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना है। वाओ। ये एंसेस्टरियल जो हमारे कर्ज कहते हैं ना हम लोग, इसलिए तो कहती हूँ कि जो पितृपक्ष होते हैं इस समय एंसेस्टरियल कार्मिक हीलिंग करो। अच्छा। इससे क्या होती है, जो भी हमारे नेगेटिव कर्सेस होते हैं, देखिए आपको नहीं पता कि आपके पूर्वज कितने हैं, ठीक है, तो कौन किसने। जैसे मैं रिसेंटली एक बात करूं, मेरी एक स्कूल की फ्रेंड हुआ करती थी, तो जिसने मुझे इन्फॉर्म किया था मेरी हेल्थ बहुत इश्यूज हो रही है, तू जरा देख के बता। तो मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि उसके ऊपर ऑलरेडी एक डेटीज, मतलब वो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कुलदेव की तरह होती है, ठीक है, तो उस तरीके का एक हायर स्पिरिट उसके साथ है जो नेगेटिव इफेक्ट में अभी वो कार्य कर रहा है। तो मैंने उसको कहा कि भाई ये तो केस नेगेटिव दिख रहा है। तो मैंने बोला एक काम कर, तू थोड़ा और मुझे टाइम दे, मैं थोड़ा और एनालाइज करती हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मुझे ये लग नहीं रहा है कि ये तेरा गलत करने के लिए कुछ बैठा हुआ है, कुछ तो सही, कुछ तो माजरा है यहाँ पे।
तो मैंने उसको इन्फॉर्मेशन देखा, तो देखने के बाद पता चला कि वो जो कुलदेव की तरह रूप में अभी वो उसके ऊपर नेगेटिव असर दे रहा है, वो बेसिकली नेगेटिव असर नहीं दे रहा है, वो इन्वोक कर रहा है कि मुझे पूजो। अच्छा। क्यों? क्योंकि उसके 1500 साल पहले की जो एंसेस्टर थे, उन्होंने उनको सिद्ध किया था कुलदेव के रूप में। ओके। बट उन्होंने जनरेशन को दे के नहीं गए। तो बट उसमें तो गलती इनकी थोड़ी थी। लेकिन भुगतो तो ऐसा कैसे? फिर वो मेरी जनरेशन गलती कर्ज नहीं है? यही होती है। अच्छा, जनरेशन। Yes. क्योंकि हमने आगे जो बात करी वो करी कि कर्मा में आगे जो आपने गलती करी है वो आपके solve साथ करनी साथ है। आपके डीएनएस भी की तो कर्मा कैरी और होती है। ये तो आपने नहीं करी, हाँ, किसी और ने करी, और वो भी आपके पुरखों ने करी, वो भी इतने साल पहले पुरखों की। हाँ। तो अब जो उसके पास उसका बेटा आया हुआ है, वो वही सोल का फार्म है जो अब चाहता है कि तू मुझे पूछ। तो मैंने बोला तेरा बेटा अभी बहुत छोटा है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वो जो देवता की मैं बात कर रही हूँ वो देवता भैरव के ही रूप है, भैरव के ही स्वरूप है, बट यहाँ पे वो पूजा नहीं जाता है। तो ये समझ नहीं आया मुझे कि आपने बोला उनका जो बेटा है वो 1500 साल पहले जो पूर्वज थे और जिन्होंने ट्रांसफर नहीं करा आगे की जनरेशन को, वही सोल वापस जन्म लिया है। उसके बेटे अच्छा, के रूप में। उसके बेटे के हाँ, रूप में। उनके ही डीएनए में। अच्छा। हाँ, तो उससे एक और क्वेश्चन आया कि आपने ये बोला कि हम लोग हमारे ही लीनिएज में जन्म लेते हैं, तो वो कौन नक्की करता है? और अगर किसी को कोई और फैमिली में पसंद हो तो बेसिकली फैमिली पसंद की बात नहीं होती है, वो चॉइसेस सिर्फ एक ही जन को मिलती है जो हायर सोल होती है। अच्छा। उसके सिवा किसी को, नॉर्मल लोगों को आपको लीनेज में ही जन्म लेना में ही जाना होता है। वहीं पे अगर मान के चलिए कि आपके इस लाइफ में फैमिली में कोई अभी बच्चा होने के चांसेस नहीं दिख रहा है, बाद में होगा, तो उस टाइम तक आप वेट करो। अच्छा, या तो वेट करो या तो वेट नहीं करना है तो कहीं और जाओ। अच्छा। या तो तुम्हारे उसी फैमिली से, देखिए फैमिली में मान के चलिए अभी अगर मैं अगर देखती हूँ मैं शादी की हूँ, तो मेरे शादी से एक फैमिली से जुड़ी हूँ, तो वो भी फैमिली हुआ, ठीक है। उस फैमिली में भी फैमिली आती है, तो डीएनए तो बार बार कनेक्ट हो रही है ना। करेक्ट। तो इससे तो बढ़ ही रही है, तो वहाँ पे आ सकती है। अच्छा, क्योंकि मैं एक इंसान को जानता हूँ, पिछले दिनों ही बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैंने गलत फैमिली में जन्म ले लिया है, और तभी किसी ने रीड करके उनको ऐसा बताया अभी कि आपने चूज करा था इस फैमिली को, वरना आपका लीनिएज तो अलग है और अब भुगतो। वही चीज है, क्योंकि वो हायर सोल होंगे। हायर सोल थे। यस, हायर सोल थे। मैं तो कह रही हूँ हायर सोल को ही परमिशन मिलती है कि चूज करके आने की। अच्छा। अदरवाइज किसी को नहीं मिलती है परमिशन। या तो किसी ने अगर मान के चलिए कि इस लाइफ में अगर मैं बोल के जाती हूँ कि मुझे इसी फैमिली में आना है या कुछ भी, मैं अगर बोल के जाती हूँ तो मैं आऊंगी उसी तरीके। ओके। मैं उसी तरीके से आऊंगी। ये मोक्ष का क्या सीन है? मोक्ष मतलब लास्ट जन्म होता है, उसके बाद मोक्ष मिलता है, कैसा ये कैसे वर्क करता है? एक्चुअली अगर मैं बताऊँ तो मोक्ष का मतलब होती है लाइफ और डेथ। जो मैं अभी बात कर रही हूँ, ये जो पैटर्न्स की मैं बात कर रही हूँ, बार बार जन्म लो, बार बार आओ, ये जो पैटर्न्स होती है, इन्हीं पैटर्न्स को अगर ब्रेक करनी है, कर्म की साइकिल को ब्रेक करनी है, तो आपको सबसे पहले तो शून्य कर्मा में क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी कर्मा मतलब नेगेटिव कर्मा, जीरो करो, पूरा बैलेंस करके बैलेंस शीट को पूरा जीरो करो। नेगेटिव को बैलेंस करो या पॉजिटिव को भी जीरो करो? पूरा जीरो। पूरा जीरो कैसे पूरा होता है? जीरो वो कैसे होता है? वही होती है ज्ञान के मार्ग से, योग के मार्ग से, सिद्धि के मार्ग से। इसीलिए हर किसी को मोक्ष नहीं मिलता है। अच्छा, वो साधना से आती है। सो उसका मतलब ये हुआ कि पूरा शून्य में जाना, जिसको हम लोग कहते हैं। नेगेटिव कर्मा सारे कट गए हैं, बट पॉजिटिव पड़े हैं बहुत सारे, तो वो पॉजिटिव जब तक जीरो नहीं होंगे मोक्ष नहीं होगा। पॉजिटिव को आपको भोगना है, शेयर करना है। हाँ, मतलब अगर किसी के पास पॉजिटिव में ऐसा है कि उसको 100 करोड़ रुपया मिलने वाला है, हाँ। तो 100 करोड़ उसको मिलेगा, फिर वो बांटेगा, फिर जीरो होगा। हाँ, क्योंकि आपको बैलेंस करना है। इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी संपत्ति होने पर भी दान करते जाते हैं। अच्छा, ये बात वहीं से आती है। और रहा मोक्ष की बात, तो बेसिकली शून्य कर्मा तो आपको करना ही पड़ता है। एंड उसके बाद अगर कहूँ तो मोक्ष क्या जन्म के बाद या फिजिकल डेथ के बाद? नहीं, आपका फिजिकल बॉडी रहते भी आप मोक्ष पा सकते हैं, अगर आप अपने कर्म के ऊपर
अच्छी तरीके से कार्य किया तो। जैसे कि आपने नेगेटिव कर्मा को शून्य करा, शून्य करने के बाद आपके चेतन मन में सिर्फ रहा क्या, सिर्फ पॉजिटिविटी। आप दुनिया को पॉजिटिविटी को बांटे। ओके। जब आपके अंदर से पूरी नेगेटिव कर्मा खत्म हो जाएगी तो आपके अंदर से बचा क्या, पॉजिटिविटी, एकदम देवतुल्य। करेक्ट। तो आपकी मनुष्य जो योनि की जो मनुष्य की जो फॉर्म होती है वो आपकी डेथ होगी सोल लेवल पे। सिर्फ फिजिकल बॉडी में आपकी डेथ नहीं हो रही है, सोल लेवल पे भी सोल लेवल पे भी डेथ होती है, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो होती है आपको दायित्व और बढ़ जाती है, जो मैंने कहा बांट है ना, पॉजिटिविटी को बांटना, उसके लिए कार्य करना, इस यहाँ पे बैलेंस बनाना, सबको सही सत्य मार्ग दिखाना। मेन चीज सत्य मार्ग, जो अभी तक दुनिया के पास है ही नहीं। तो जो सोल्स, जो हमारे पुरख, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, वो अगर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त करा है तो क्या वो आपके गार्डियन एंजल्स बनते हैं? गार्डियन एंजल्स बनेंगे। तो ये क्या चीज़ होती है और वो कैसे आपको गाइड करते हैं? गार्डियन एंजल्स जैसे हम लोग कहते हैं ना पितृ, तो वो बेसिकली हमारे देवतुल्य जैसे ही हो जाते हैं। मतलब उनको मोक्ष मिलना मतलब वो देवतुल्य हो जाना। अच्छा, ठीक। मोक्ष मतलब है कि आपके इतने ज्ञान के भंडार खुल जाएंगे कि आप नॉर्मल बीइंग नहीं रहेंगे। ओके। आपके अंदर नॉर्मल बीइंग की तरह कार्य होगा ही नहीं। आपकी ऊर्जा कभी गलत कार्य करने में आपको सहायता करेगी ही नहीं। तो इसमें मुझे एक और क्वेश्चन आया कि जैसे कोई हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनका देहांत हुआ, वो अलग डायमेंशन में जाके गार्डियन एंजल बने। गार्डियन एंजल तब तक बनते हैं जब तक उनका टाइम फ्रेम नहीं होता है फिर से आने की। हाँ, अब टाइम फ्रेम आ गया है। हाँ। तो उन्होंने फैमिली में कहीं जन्म भी ले लिया, बट आपके साथ उनका कनेक्शन जो वो फॉर्म में जब वो जीवित थे वो रहता है कि वो नया, फिर वो नए बच्चे में कैसे कन्वर्ट होता है? नए बच्चे में कन्वर्टेड हो जाती है, क्योंकि नए बच्चे के अंदर वो सारे मेमोरीज आती है ना, वो कनेक्शंस आपके अंदर होगी। हाँ, तो बट आपके लिए तो वो एंसेस्टर है और अभी तो वो छोटा बच्चा है, तो वो कैसे? क्योंकि ये सबको थोड़ी ना पता होता है। जो जिन लोगों को पता होता है, जैसे कि जो जानते हैं इन सब चीज़ों को, समझते हैं सोल्स की बात, एंसेस्टर्स की बात, ये जो सारे आते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि अरे इसका शक्ल तो इसके साथ मिलता है, इसका शक्ल तो इसके साथ मिलता है, ये इसकी तरह हरकतें करता है। तो हम लोग क्यों बोलते हैं? जब उस तरह होता है तो उसके साथ जैसा भी हमारे संपर्क होते हैं, उस तरीके का संपर्क का जो कनेक्शन वो हमारे साथ बिल्टअप होती है। अगर वो खराब हुआ तो खराब की तरह बिल्टअप होगी, अगर वो अच्छा हुआ, प्रेम भाव हुआ, तो वो भी रहेगा। ये ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि उनका जो इफेक्ट होती है ना वो आती है जब वो जन्म लेते हैं। और आपने आगे एक चीज़ और बताई कि नेगेटिव कर्मा को काटने के लिए फॉरगिव करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा। तो कितनी बार फॉरगिव करना पड़ता है? दिल से फॉरगिव एक ही बार करो। अच्छा, एक ही बार में? एक ही बार फॉरगिव करो, लेकिन उस फॉरगिवनेस में आपको पूरे तरीके से समर्पित भाव के साथ करना है। अच्छा। ये नहीं कि आप मुंह से फॉरगिव कर रहे हैं, अंदर में आपके वो सारे ऊर्जा रहे। हाँ, अच्छा, कि मैं तो उसको एक दिन देख लूंगा। हाँ, अभी मैं फॉरगिव कर देता हूँ, बाद में देख लूंगा, या बाद में तू देख ले। नहीं, वो भी नहीं, पूरी छोड़ दो। अच्छा। उसको जो करना है उसको करने दो। सिर्फ एक बार फॉरगिव करने से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपके अंदर वो प्योरिटी फॉर्म में आप उसको सरेंडर करते हैं। आपके एक्सपीरियंस से कोई एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल? ये तो मैं खुद ही की हूँ मेरे ज़िंदगी में। मैंने अगर मैं बताऊँ तो बता ही देती हूँ पर्सनली। तो मैं, आपको तो पता ही है कि मेरे फादर मम्मी, मैं बहुत बचपन में ही सब अलग हो गए थे। तो जब मेरे मम्मी और फादर अलग हुए थे तो मुझे बोर्डिंग में दे दिया गया था। तो उस वक्त बोर्डिंग बेसिकली मुझे लगा था वो बोर्डिंग है, बट बाद में पता चला वो अनाथालय है। अच्छा। ठीक है, तो मेरे फादर ने मुझे अनाथालय दे दिया था, तो उसका ग्रजेस मेरे अंदर था। बट कहते हैं ना समय के साथ वो चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर भी जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई, अपना दायित्व लेना चालू कर दिया, तो मैंने पापा को फिर से कांटेक्ट किया, ढूंढ के लेके आए, क्योंकि वो गुस्से में सब फिर से छोड़ दिया था। तो मैं फिर से ढूंढ के उनका जो भी देखभाल करना होता है, वो सारे जो दायित्व होता है दूर से ही मैं उनका करती थी।
तो बीच में मेरी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के कारण बहुत ही कठिनाइयों से मैं गुजरी हूँ। तो उस वक्त मैंने पापा से सपोर्ट मांगी थी कि आप थोड़ा सा मुझे हेल्प करो, कि सपोर्ट कर, थोड़ा खुद खुद को देखो, मैं आपको नहीं बोल रही कि मुझे दे, आप खुद को देखो ताकि मैं थोड़ी सिक्योर कर लूँ। तो इस समय में पापा ने साथ नहीं दिया और मुझे बहुत ही एक गलत जगह पे कि मान के चलिए कि मैं वापस एक की वहाँ पे एक तरफ दिल में लग रहा है कि यार यार पापा है, मैं कैसे छू, पर दूसरा मैंने बोला जाओ जाओ, मुझे मैं नहीं कर पा रही, बहुत रास्ते जाओ। अपने रास्ते जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे मेरे हाथ पैर थोड़ा बंद गया था, क्योंकि एक तो था मेरा यहाँ पे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनली चल रही है हायर विंग के साथ, हायर लेवल के, और बस पर्सनल लाइफ में भी ड्रास्टिक चेंजेस हो रही है, तो मैं नहीं ले पा रही। तो एक हाल फिलहाल की ही मैं बात करूँ तो मुझे अचानक से खबर आई है कि मेरे पापा मेरे गांव गए हैं मेरे भाई के पास, कि ताकि उसको थोड़ा रहने की जगह वगैरह मिल जाए। मुझे इतना खराब लगा भाई से जब कॉल लिया, तो मैंने भाई से पूछा कि मुझे पता है भाई रख नहीं पाएगा, वो जो मेरी एक्चुअली पर्सनल लाइफ की जो मेडिकल कंडीशन थी, तो मैंने उनको कहा कि कोई काम कर, तो उनको वहां से मामा से बोल तो यही मेरे पास छुआ मैं देख। तो मेरे पापा एक्चुअली मेरे पास आ सकते, कोलकाता में ही रहते, तो कोलकाता से मुझे कांटेक्ट करना बहुत इजी था। ओके, पर उन्होंने कांटेक्ट इसलिए नहीं किया कि मैं बेटी के पास जाऊँ क्रिसमस। मैंने उसके साथ सच में गलत किया, उनका दिल में ये था, वो चीज मुझे दूर से पापा ने मुझे कहा भी नहीं, जी जैसे मुझे पता चला मुझे समझ में आ गई कि उनका उसी वजह से वो बेटे के पास गए, और मुझे पता है बेटी की कंडीशन अभी इस तरीके की है कि वो संभाल नहीं पा। मैंने बोला तो उसको भिजवा दी। हाँ मेरे पास, मैं देख लूंगी। तो मुझे जो मेरे जान पहचान के लोग थे उन्होंने कहा कि तू इतनी इजीली सबको माफ़ी दे दिया। तो मैंने बोला ये उनका कर्म है, उनको ऑलरेडी जो भुगतना था उनने भुगत चुके हैं। मैं कौन होती हूँ उनको बोलने वाली, वो था मेरे लिए, वो मुझे भुगतना था। अगर मैं वो चीज़ नहीं भुगतती तो शायद वो ट्रांसफॉर्मेशन उस तरीके की परिस्थितियों में अगर मैं बड़ी नहीं होती तो आज मैं इस जगह नहीं पहुंच पाती। तो वो भी मेरे लिए एक लेसन है, लेसन लर्निंग है। तो मुझे मेरे लिए कोई ग्रजेस नहीं है उनके प्रति। जो भी है वो मेरे अभी भी दायित्व में है, कर्तव्य में है। मैं अपना टिल डेथ जो भी कर्तव्य है वो मैं करूँगी। तो मैंने उनको बुला लिया, अभी वो मेरे साथ ही है। बहुत बढ़िया। तो ये होती है पूरी तरीके से सरेंडरिटी। कि आपको उतनी छोटी उम्र में 12 साल की उम्र में मुझे उस समय दिया गया था अनाथालय में। तो ये मेरे लिए बहुत टफ मोमेंट थी। तब तो मुझे दुनियादारी कुछ पता भी नहीं थी। वो दुनियादारी को सिखाने के लिए ही दिया गया था। और वही बात है, और दिया किसने? आपके सबसे करीबी इंसान। और उसका भी कुछ पास्ट लाइफ होगा इसके ऊपर। ये जो मैंने अभी कहा कि वंशज का जो कर्ज होती है वो भी है। ओके। जो मैंने ब्रेक किया। अच्छा। अपने मेरा आना ही था ब्रेक करना। एक तो मेरे एंसेस्टर कुल को तोड़ना, जो कर्सेस थे उसको तोड़ना, एंड उसके बाद जाके और भी सारे कार्य में मुझे काम करना। इसलिए मैंने ये फैमिली को चूज किया। किसी के लाइफ में पैटर्न्स किसी भी तरह की रिपीट हो रही है जनरेशन से, तो वो जनरेशनल कर्स ही होता है एकदम। सो उसको पहले आइडेंटिफाई करो और फिर उसको रिकवरी मिलता है तो उसको रिलीव करो। परमिशन मिल जाती है, मोस्टली मिल जाती है। वो बात आप तक पहुंचती ही नहीं है जिसको सॉल्व ना करना हो। यही चीज ऐसा भी होता है, राइट? हाँ, और कभी कभी क्या करते हैं एंसेस्टर खुद हम लोग को इन्वोक करते हैं। अच्छा। प्रॉब्लम देके, क्योंकि वो लोग तो फिजिकली आके तो बोल नहीं सकते हैं, तो हम लोग को प्रॉब्लम्स देते हैं। जो कहते हैं ना हम लोग पितृदोष वगैरह, ये क्यों होती है? ये बेसिकली ये बताते हैं हम लोग को कि जाओ रेक्टिफाई करो कि क्यों ये पैटर्न भुगत रहे हो। अच्छा। अगर मैं देखूँ तो मेरी फैमिली की मैं बात करूँ, मेरी नानी की अगर देखिए, मेरी नानी सबसे बड़ी है घर में, ठीक है? जो बड़ी फीमेल है घर की, वो बड़ी फीमेल हमेशा से उसकी फैमिली में कभी बनती नहीं है, चाहे हस्बैंड से हो चाहे किसी भी चीज़ में। मैं बहुत ही क्लोजेस्ट में जा रही हूँ, पिछले और भी थे, तो मेरी नानी की वो थी। मेरी मम्मी की अगर देखूँ तो मेरी मम्मी और पापा की बनी नहीं, मेरी भी देखूँ तो मेरी भी बनी नहीं, क्योंकि मैं भी एल्डर ही हूँ, खानदान की सबसे बड़ी लड़की हूँ। अच्छा। तो ये सिस्टर कर्स की मैं बात कर रही हूँ। ओके। जो मैंने कहा कि मैं आके इसको ब्रेक की हूँ।
तो घर में जो बड़ा होता है उसी के साथ ही उसी के साथ ये होगा, और वो भी फीमेल होना चाहिए। अच्छा, वो भी फीमेल होना हाँ, चाहिए। ओह, तो ऐसा कुछ हुआ होगा जो हमारे पूर्वज से, ये बहुत पुराना था, जो बड़ी लड़की को मिला था, बड़ी लड़की ने कर्ज दे दिया था। और ये सोल्स होते वो कितने पुराने आपने देखे सबसे? सबसे पुराना अगर बोलूँ तो सतयुग के भी है। मतलब कितने हजार साल? सतयुग तो कितने हजार होंगे हम लोग का, 5-10 हजार साल? और भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा? उससे भी ज्यादा। और उनका ह्यूमन फॉर्म में ही जन्म हुआ है या कहीं नहीं, बार बहुत सारे नीचे फॉर्म में भी dimension बीच में जन्म हुआ है, फिर ह्यूमन फॉर्म में भी हुआ है, डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन में हुई है, डिफरेंट स्ट्रक्चर में हुई है, मतलब फेमिनाइन और मैस्कुलाइन इन स्ट्रक्चर्स में भी तो हुई है। एक बार ह्यूमन फॉर्म में जन्म होने के बाद लोअर डायमेंशन में भी आपको भेजा जाता है? भेजा जाता है, इसलिए जाता है क्योंकि अगर आपका कर्म खराब हो जाए तो। अच्छा, और अच्छा रहता है तो ह्यूमन फॉर्म में कंटिन्यू करेगा। ओके। और अगर वो सोल अगर 10,000 साल पुराना है, मतलब उन्होंने कृष्ण भगवान के वक्त भी वो होंगे, राम के वक्त भी होंगे, हाँ, जीसस क्राइस्ट के वक्त में भी होंगे, तो उनके पास क्या डिफरेंट होता है एक नए सोल के कंपैरिजन में? उनके पास अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा उनके पास होती है ज्ञान। ओके। और साथ में उनके पास होती है उन सारे समय की जो एक्सपीरियंसेस, सत्य, क्योंकि जो सत्य अभी हम लोग पढ़ते भी है वो एक्चुअल में सत्य है नहीं, तो उन लोगों के पास वो सारे सत्य अभी भी है। बट जब वो सोल आती है जन्म लेके, उसको तो मेमोरी में तो होता नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो वो बाहर कैसे लाया जा सकता है? वो बाहर समय के साथ आती है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आती है, जब उसको उसकी, जब मैंने कहा मोक्ष, जो उसने अपने फिजिकल रिलिम से बाहर होके वो अपने आप को खुद को पहचानते हैं। ओके। जब आप खुद को पहचानेंगे तब आपकी एक्चुअल वोथ को समझेंगे कि एक्चुअल में आप है क्या आप सच में ऋषिक जी ही है? आपने कभी देखा है खुद को? देखिएगा जरूर, आप सच में ऋषिक जी है। सो एक साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी आपकी क्या है, ऐसा देखना होता है? ऐसा देखना होता है कि आप सोल लेवल पे आपकी एक्चुअली हो क्या, ये जन्म में नहीं, इन जनरल एज अ सोल आप क्या हो, किस तरीके का सोल हो। अच्छा, किस तरीके का आपका सोल हो, आपका सोल का एक्चुअल बर्थ लेने का इतना सारा पर्पस है क्या? ये बेसिकली ओल्ड सोल्स को हम लोग देखते हैं, जितने भी ओल्ड सोल्स हैं, जितने भी स्टार सोल्स आते हैं, हमारे स्टार फैमिली के ग्रुप के आते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। यहाँ तक कि उनके पास तो बहुत सारी सिद्धियाँ भी होती है। अच्छा। कि उनको वो वरदान में मिलती है, क्योंकि पहले के समय में वो लोग इतने ज्यादा पवित्र हुआ करते थे। सिद्धियाँ माने वाक सिद्धि, एकदम। सो वाक सिद्धि मतलब जो बोला वो होगा ही, तथास्तु, एकदम। अच्छा, और कितना जल्दी होता है वो? क्विक, अभी बोलेगा अभी हो जाएगा। अच्छा, सेकंड में। उस पर से एक बात याद आई कि एक टेलीकाइनेसिस करके एक टर्म है, मैं ढूंढ के कैप्शन में नीचे रख दूंगा वीडियो में। टेलीकाइनेसिस की ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ऐसी शक्ति होती है कि वो सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस से ये कप को यहाँ से यहाँ हिला भी सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? फिजिकल चीज को मेंटली मूव करना। यही तो बात है, हमारे मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा पावर्स दी गई है, लेकिन हम लोग जानते ही नहीं है। मैं बीच में एक वीडियो देख रहा था, एक लड़की है जो स्ट्रॉ रखती है टेबल पे और फोकस करती है, एंड शी थिंक्स कि ये वाली इधर जाए, ये वाली इधर जाए, और लिटरली हो जाती है, कोई हवा या कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज नहीं करके। ये इसलिए होती है क्योंकि बेसिकली देखिए, फिजिकल फॉर्म को हम लोग कभी भी छोड़ सकते हैं। टेलीकाइनेसिस मतलब टेलीपैथिकली आपका सोल या स्पिरिट बाहर आ रही है आपसे बॉडी से, अच्छा, आके उस चीज को काम कर रही है। ओके। बेसिकली आपको यहाँ से वो प्रोग्रामिंग इतनी हाई फ्रिक्वेंसी में देनी होती है कि वो ऑटोमेटिकली होगी, और उसके लिए आपका फोकस उतना होना ज़रूरी है। वो डे बाई डे प्रैक्टिस से आती है, और साथ में उससे साधन। देखिए, हर चीज़ का एक साधना ही होता है। आप कुछ भी चीज़ को प्रैक्टिस करें वही आपकी साधना है।
तो ये तो साधना इज प्रैक्टिस। यस, साधना प्रैक्टिस। आप मान के चलिए एक किताब पढ़ रहे हैं, वो भी आपका साधना है। अच्छा। पढ़ना आपका साधना है। हाँ। आप जो काम कर रहे हैं, ये जो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये आपका साधना है। साधना ताकि ये नहीं है लोगों कि तक ऑथेंटिक ज्ञान पहुंचाया जाए। हाँ, और वो बार बार करना है, बार बार करना है, प्रैक्टिस के फॉर्म में। एकदम जैसे सही। डॉक्टर को बोला जाता है कि डॉक्टर बनने के बाद वो वर्क नहीं करता, वो प्रैक्टिस करता है। जैसे हम लोग हीलर्स में भी कहते हैं कि हीलर्स मास्टर्स भी हो जाते हैं, ग्रैंड मास्टर्स भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रैक्टिशनर कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो एक साधक की तरह ही देखा जाता है। अच्छा, सो मैम आपके एक्सपीरियंस से मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पास मोस्ट कॉमन इश्यूज आजकल क्या आ रहे हैं और उसका कैसे आप निदान करते हो या सोल्यूशन करते हो? बहुत बढ़िया सवाल। तो बेसिकली जो आते हैं, देखिए रिलेशनशिप वगैरह तो कॉमन ही है। आजकल के जनरेशन की मैं बात करूँ, यूथ की, तो यूथ की एक प्रॉब्लम आती है जो करियर में, कि करियर में ये लोग बहुत ज़्यादा फेलियर को फेस करते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं, हार मान जाते हैं। आजकल के अगर देखें तो सुसाइडल भी बहुत ज़्यादा इसके लिए बढ़ गई है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इशू बढ़ गई है अभी के टाइम में। तो ये क्यों हो रही है? ये बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज तो बहुत ज़्यादा केसेस आती हैं मेरे पास। और सिर्फ बड़े नहीं, छोटे छोटे स्कूल्स के बच्चे भी। हाँ, साइकेट्रिस्ट के पास मम्मा लेके जाओ ना, ऐसे डिमांड करते हैं। हाँ, एकदम। मैं वही देख के अचंभित हो जाती हूँ कि जिस समय हम लोग को कुछ पता ही नहीं होता था, आजकल के वो बच्चे मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं। क्यों गुजर रहे हैं? इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि हमारे जो सोसाइटीज़ है ना, सोसाइटी के जितने नॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। और जो बच्चों के ऊपर, चाहे वो आजकल के युवा पीढ़ी हो, चाहे वो लड़के हो या लड़की हो, इनके ऊपर भी, और छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी। तो बेसिकली जितने केस आते हैं वो मेंटल हेल्थ पे आते हैं। तो इनके साथ बैठना, इनको काउंसलिंग करना, इनको और ज़्यादा मोटिवेट करना। सबसे पहली चीज़ तो घर को मोटिवेट करना, फैमिली को मोटिवेट करना। जो फैमिली की सराउंडिंग होती है ना, वो और ज़्यादा नेगेटिविटी को पुश बैक करते हैं। कंपटीशन, तुमको फर्स्ट आना ही है, तुम्हारे लिए मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो तुमको करना है। अरे भाई, उनको देखो, उस बच्चे को एक्चुअल में होना क्या है। बच्चे को बच्चे की तरह जीने भी तो दो। नहीं, पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो। वो क्या बनेगा, उसको देखो कभी। उसको तो नहीं, मुझे डॉक्टर बनना था, उसको भी डॉक्टर बनाना है। डॉक्टर की इनकम बहुत ज़्यादा है, इनकम पे चली गई है, और जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे को करवाना है ज़बरदस्ती। इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर होती है, स्ट्रेस्ड होते हैं बच्चे। और अगर वो रिजल्ट अच्छे ना कर पाए, क्योंकि उनकी मन नहीं होती है वहाँ पे, बच्चे को मन की तरह करनी देनी चाहिए। इच्छा नहीं होती है उनको करने की। करियर पे भी होती है, राइट। आज के युवा पीढ़ी को भी होती है। लड़की को कुछ और करना है, बाप माँ का प्रेशर ये है। लड़के को कुछ और करना है, बाप माँ का प्रेशर ये है। बहुत सारे केसेस मेरे पास, बहुत यंग जनरेशन इस तरीके के आते हैं। तो मैं उन लोगों को एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले मैं उनकी फैमिली से बात करती हूँ। क्योंकि जो रूट होती है, पहले रूट को ठीक करो। मेरी हमेशा से एक चीज़ होती है कि मैं रूट कॉज पे जाके काम करती हूँ, ताकि प्रॉब्लम ही हट जाए। परमानेंट सोल्यूशन हो, टेम्परेरी ना हो कि मैं 2 दिन के लिए काम की, उसके बाद तो सेम उसको इशू हो रही है। नहीं, ताकि वो बच्चा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, कोई भी इंसान हो, वो परमानेंटली उस प्रॉब्लम से पूरी तरीके से छुटकारा पाए। तो इसलिए मैं रूट कॉज को पहले एनालाइज करती हूँ। तो पहले रूट में जितने भी होते हैं, घर वालों से बातचीत करना, उनको हील करना, उनको हीलिंग मोडालिटी पे काम करवाना, उनके कर्मा को ठीक करना। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ें होती है सारे, मैंने पहले भी कहा है कि कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। राइट। तो कर्मा हीलिंग करना, एंसेस्ट्रियल हीलिंग करना, इन सब हीलिंग की जो पैटर्न्स होती हैं वो मैं उनके ऊपर करती हूँ। एक प्रोसेस होती है, समय लेना होता है, कि कोर्सेस करती हूँ, उसके बाद जाके उनको रिकवरी इस तरीके से देती हूँ। ओके। हाँ, एक और मुझे अभी क्वेश्चन आया, आपने जो बोला कर्मा को कैंसल करना, तो उसके पीछे काफ़ी आपने एग्जैक्टली वही शब्द यूज़ करा भी कि बहुत टाइम देना पड़ता है। सो वो एक्चुअली होता क्या है? मतलब आई एम क्यूरियस टू नो कि ये मैंने भी सुना था कहीं पे
कि किसी का कर्मा काटने के लिए मुझे बोले 2 महीने की साधना करनी साधना करनी पड़ती है, एकदम मुझे समय देना पड़ता है, उसका कर्मा एक्चुअली में मैं कैरी फॉरवर्ड करती हूँ, हम्म, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ें होती है, ऊर्जा होती है, वो डे बाय डे की जो प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं, साधना करते हैं, उसकी एक अलग सी पावर या ताकत आप कह सकते हैं, तो वो हमारे पास होती है, जिनके माध्यम से हम लोग उस आयाम पे जाके उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को जीते हैं, उसके बिहाफ में जीते हैं। अच्छा, सो ये ऐसा हुआ कि अगर मेरे पास 50 किलो गोल्ड है, अगर मेरा 5 ग्राम गोल्ड कम हो गया तो मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, बट उनका तो लाइफ चेंज हो जाएगा। हाँ, ये ऐसे वर्क ऐसे वर्क करना। वाओ, मान के चलिए कि आपको कोई बीमारी है, ठीक है, मैं आपको हील करने जा रही हूँ, तो जो बीमारी आपके पास है वो बीमारी उस जितने समय तक मैं उस कर्मा को कैरी करूँगी या प्रोसेस होगी, परमिशन मिलेगी, आपको वो होगा। मुझे वो फील होगा पूरी वो तरीके से, वो पूरी दर्द तरीके भी, वो तकलीफ भी, वो पूरी तरीके की चीज़ है। ओके, और फिर आप उसको सॉल्व करोगे हाँ, अपनी एनर्जी से, अपने एनर्जी से उसको मैं हील करते जाऊंगी, खुद पे हील करूंगी तो उसका भी हीलिंग उसका होगा, इम्पैक्ट वहाँ इम्पैक्ट वहाँ जाएगा। वाओ, आज पता लगा कि एक्चुअली क्या होता एक्चुअली ये होती है, जब हम लोग हीलिंग करते हैं तब हम लोग उस हर इंसान के अंदर जाते हैं। एक्चुअली मैं मान के चलिए, अगर मैं आपकी हीलिंग कर रही हूँ तो मैं आपकी पूरी ज़िंदगी को जी रही हूँ उस वक्त के लिए, है। अच्छा, हर एक रिश्ते को जी रही हूँ, हर एक दुख को जी रही हूँ, हर एक खुशी को भी जी रही हूँ, आपकी इमोशंस को भी जी रही हूँ, आपके थॉट्स को भी जी रही हूँ। तो ऐसा भी मैंने सुना है कि जब हीलर्स हील करते हैं तो चीज़ें उनको छू के निकल जाती है, हाँ। मतलब अगर आपको 100% इफेक्ट हो रहा है तो वो हीलर को 5% 10% हाँ। उनको भी होता है कुछ, एकदम होता है ना? एकदम और होता है, इसी कारण से हर एक हीलर की पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट होती इम्पैक्ट होती, इसी कारण होती है, है। अच्छा, क्योंकि वो सबका कर्मा कैरी करता है, जिस जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सूली चढ़ा था सबके लिए, तो लाइक उसी तरीके से हर जो हीलर्स होते हैं जो काम कर रहे हैं उनको सबको नमन करना चाहिए कि वो इतने बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं हर चीज़ को ही बताती रहती हूँ कि हीलर्स को सम्मान, लोग एक्चुअली हीलर्स कहूँ या तंत्रा कहूँ या कुछ भी कहूँ मैं इन सब प्रोसेस को, तंत्रा एक्चुअली तो टेक्निक ही है, हीलर्स भी अगर जो प्रोसेस में काम कर रहे हैं वो भी एक टेक्निक ही है, राइट? तो ये खराब नहीं है, बट हाँ अब किस इंटेंशन से कर रहा है, किसी का बुरा करने के लिए हाँ, अगर उसको यूज करो तो वो गलत है, अगर आप सही तरीके से यूज करो तो वो सही है। ट्रू। तो इसी तरीके से ही मेन चीज़ें होती हैं। आजकल हम लोग डर जाते हैं तंत्रा के नाम से, जो हमारे एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी अपने दोस्त की जो कहानी कही, एक्चुअल में कुलदेव है, कुलदेव हमारे लिए क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम, प्रोटेक्शन का काम करता है, वो कभी हार्म करेगा ही नहीं। और वो एक्चुअली में आपको इन्वोक क्यों कर रहा है कि मुझे पूजो, ताकि मैं तुमको वो प्रोटेक्शन, वो जो सपोर्ट है वो मैं दे सकूं, जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे अलाउ करो, मांगो। एक बच्चा कैसा होता है, बच्चे को भूख लगती है तब तो वो रोता है, तब माँ बाप को पता चलती है कि हाँ बच्चे को भूख लगी है, खाना देना पड़ेगा। तो वैसे ही बच्चे को इन्फॉर्म किया जाता है कि बच्चे बोल, तू रो, तो अपनी माँ को तू अपनी माँ को बता कि तुझे चाहिए क्या। लेकिन इंसान को ये सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, सब डर जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि ये कुलदेव या इन सब की प्रोटेक्शन अभी कितना ज़रूरत है सबको। प्रोटेक्शन हर इंसान को ज़रूरत है, सबको अपनी खुद की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। प्रोटेक्शन मतलब ये नहीं है कि आपने शील्ड वील्ड जैकेट वैकेट लगा लिया, वो वाला नहीं, ऊर्जा की प्रोटेक्शन, हायर पॉजिटिविटी की प्रोटेक्शन, अपने पूर्वज की प्रोटेक्शन, अपने कुलदेव कुलदेवी की प्रोटेक्शन। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके मैंने कुलदेव कुलदेवी को करवाया है प्रोटेक्शन के लिए। मैं कभी किसी को, वो लोग जैसे कवच वगैरह दे देते हैं ना, मैं कभी नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ कि खुद को कवच सिद्ध करो, ताकि लाइफ टाइम तुम्हारे पास वो प्रोटेक्शन बनती रहे उनकी। तुम सीधे देवता को ही पूज लो, अपने इष्ट की ही कवच को पूरे तरीके से अंदर में सिद्ध कर लो, ताकि तुम्हारे सोल लेवल तक वो जितनी भी लाइफ तुम आओ वो तुम्हारे प्रोटेक्शन में काम करे। सिर्फ इस लाइफ में टेम्पररी एक जो लॉकेट की तरह, एक मेडल की तरह, एक इसकी तरह वो काम ना करे, वो तो टूट भी सकती है, गिर भी सकती है, तब उसके बाद आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन परमानेंट प्रोटेक्शन लो, ऊर्जा की प्रोटेक्शन लो, पॉजिटिविटी की प्रोटेक्शन लो, बहुत ज़रूरी है।
सो कई बार ऐसा भी केसेस आते हैं, जैसे मैंने स्टोरीज काफ़ी सुनी है कि अचानक नहीं बट बहुत मेहनत करके किसी ने बहुत सारा पैसा कमाया है और वो रातों रात ज़ीरो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और रिवर्स भी होता है कि हाँ। पूरी लाइफ दरिद्रता में गई है और अचानक से इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं एक जाता। तो उनके कर्मा पलटती है या उनको कुछ ऐसा ब्लेसिंग्स मिल जाती है ईश्वर की तरफ से जिनसे उनकी भाग्य परिवर्तन होती है। कुछ कुछ जगह ऐसे भी होती है जो जैसा सबसे ज़्यादा देखी गई है, जो अगर मैं बोलूँ कि रिवर्सल, जैसे मैं अपने कहा रिवर्सल हो जाती है कि इतना कुछ किया सडनली कैसे हो गया, तो उन पे ज़्यादा दर होती है। एक तो ब्लैक मैजिक का असर, तो ये जो खराब करते हैं ये बहुत ही भयानक होती है दूसरे के ऊपर। आज की तारीख में भी ब्लैक मैजिक होता है? बहुत ज़्यादा। क्या बात कर रहे हो? बहुत ज़्यादा केसेस, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा केसेस आती है ब्लैक मैजिक की। ये हाल फिलहाल में ही मैंने एक तो इसी अमावस्या में ही तो मैंने रिकवरी किया है बहुत सारे जन को, क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर है ही, दुश्मनी है ही सबको। छोटे मोटे इधर से उधर हुआ लोग जाके करवा देते हैं, खुद नहीं कर पाते हैं लेकिन लोगों से करवा देते हैं। सो ब्लैक मैजिक क्या होता है? इट्स लाइक बेसिकली देखिए, तंत्रा जो है, मैं जैसे अभी मंत्रा की बात कर रही हूँ, मान के चलिए आपके पास मैं आपको कवच मंत्र दे रही हूँ। आपको पता है देवी कवच होती है, हनुमान कवच होती है, ये सारे किस लिए होती है? प्रोटेक्शन के लिए होती है। ऐसे ही कुछ मंत्राज होती है जिस मंत्राओं से प्रोटेक्शन और ज़्यादा देवी को बुलाने से ही देवी एकदम हाजिर हो जाती है, या देवता को बुलाने से देवता एकदम से हाजिर हो जाएंगे। वो आते ही है आदेश, कहिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें इसलिए तंत्रास में दिया गया था, जो महादेव ने माता सती को दिया था, जो इसलिए दिया था ताकि जो मनुष्य कुल है उसको उन चीज़ का अच्छा फल मिले, वो उद्धार हो। लेकिन उन्होंने क्या किया? इन सब का मिसयूज़ करना चालू किया लोगों ने। ओके। ये सारे एक्चुअली में आते थे इसलिए ताकि देवताओं से आप अपना सारे कार्य करें, पॉजिटिविटी को लाए, वाइब्रेशन को बढ़ाए। इन सब चीज़ों से हील भी होते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, इस सारे ऊर्जाओं को इकट्ठे करते हैं, उसके बाद उनको कहते हैं कि इन व्यक्ति के जीवन में जाके आप इनकी हील करें, ये प्रॉब्लम, ये समस्या जो भी है। तो इसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होती है, वही चीज़ें नकारात्मक चीज़ों के लिए करवाई जाती है। अच्छा। तो वो चीज़ को ब्लैक मैजिक कहा जाता है बेसिकली। जब आप गलत नेगेटिव इंटेंशन से किसी को हार्म करने के लिए चीज़ें करते हैं, और वही चीज़ किसी के अच्छे के लिए भी करी जा सकती है, और इसीलिए उसको सिखाया गया था। लेकिन लोगों ने इसकी मिसयूज करके ये इसलिए इतना डर गए हैं ना लोगों ने। लोग इतना डरते क्यों हैं ब्लैक मैजिक, ये सब तंत्रा से? लेकिन तंत्रा खराब नहीं है, तंत्रा से तो उद्धार भी होता है। कितनों का उद्धार मैंने किया है इसी तंत्रा से। जिनसे लोगों को मतलब प्रॉब्लम होती है, मैं उसी मंत्र से ही रिमूवल देती हूँ। तो क्या है, क्यों करना किसी को? लोग तो इतने चीज़ें कर देते हैं। मैं सोचती हूँ कि इतना गुस्सा, इतना दुश्मनी किस लिए आती है, इतना ईर्ष्या। लोगों को खुद से झुकना नहीं है। मैं क्यों झुकूं, उसको झुकने दो, फिर मैं झुकूंगा। एक्चुअली इजीएस्ट वे सबको मिल चुका है ना, इसीलिए मैंने कहा ना कि सत्य सबके सामने बहुत जल्दी आएंगी। और जो सत्य है वो आएंगे, और ये जो चीज़ें चल रही है ना, इन सब की नाश होगी बहुत जल्दी। सो लास्ट में कुछ आप व्यूअर्स को शेयर करना चाहोगे? मैंने क्वेश्चंस तो काफ़ी पूछे, बट आपकी ओर से आपको कुछ मैं यही कहना चाहूँगी सारे व्यूअर्स को कि अपने आप पे काम करें, अपने आप को जानें, अपने एक्चुअल दायित्व को पहचानें कि एक्चुअल में उनको इस धरती पे लाया क्यों गया है, क्या उनकी कर्म है। उनको जान के वो एक सही मार्ग को अपनाएं। डरे ना। सत्य की राह बहुत कठिन होती है। डर आपको हर बार नीचे दिखाएगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, डट के काम करना है। और सबसे बड़ी बात जो है, खुद को पहचानना इसलिए चाहिए ताकि आप अपने जीवन को खुद सुधार सकें। आपके पास ये क्वालिटीज है। अच्छा, हर एक इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर खुद को खुद साध लेते हैं, खुद को खुद पहचान जाते हैं, खुद की क्वालिटीज़ को जान जाते हैं, खुद की पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट को जान जाते हैं, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो आपको किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको किसी के साथ धोखाधड़ी होने की भी ज़रूरत है।
आप खुद को जानिए, सही गाइड को, सही गुरु को पकड़े और सही मार्ग को लेके अपने आप में काम करें, इनर वर्क करें। ये बहुत ज़रूरी है। अपने डे टू डे काम के साथ अपने आप को समय दे, सबसे पहली बात, जो एक इंसान भी नहीं देता है आजकल के में। खुद को कोई समय ही नहीं देता है कि खुद को सोचे कभी कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, क्यों ये काम कर रही हूँ, करना है कर रही हूँ कि सच में वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है ना, आप जब खुद के साथ आधा घंटा भी बैठते हैं ना, तो आप अपने अंदर की क्वालिटीज़ को भी जानते हैं, स्किल्स को भी जानते हैं। ये जो आजकल के यूथ खुद एक काम करने जाते हैं तो डर के मारे वो काम भी नहीं कर पाते हैं, आके वापस हो जाते हैं, फेलियर फेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो अपने स्किल्स पे पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। पहले खुद को पूछो, मुझे क्या करना है, मुझे क्या आता है, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है। उसने करा इसीलिए मुझे करा। हाँ, यही चल रहा है, यही चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में उसको सच में क्या वो चीज़ आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती होती है मोस्ट केसेस में। हाँ। और फिर वो फेल होता है, फिर निराश होकर बैठ जाता है, एकदम समय को बर्बाद भी करते हैं। तो वही समय को सही जगह लगाओ, अपने स्किल्स पे, अपने आप पे थोड़ा सा वक्त दो। पूरे 24 आवर्स में आधा घंटा खुद को देना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हर एक उम्र के इंसान को भी कह रही हूँ, चाहे वो बूढ़ा इंसान हो, जवान हो, बच्चे हो, सबको, और बच्चे की फैमिली को भी कह रही हूँ कि हर किसी को टाइम देना सिखाओ, खुद के साथ बैठना सिखाओ। क्योंकि जब खुद के साथ बैठेगा तो खुद को पहचानेगा, खुद का जिंदगी खुद संवारेगा। ट्रू, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ज़रूरी है। और यही कह के मैं आज ख़त्म करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपने आपका कीमती वक्त दिया और हमारे शो में आए। एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें के बारे में आपने क्लैरिटी दी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू।